हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा दर्शन वाला पार्ट चल रहा था उसमें हम 4 से 5 पाश्चात्य दार्शनिक को कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में हम प्लेटो के सद्गुण के सिद्धांत को कवर करने जा रहे हैं। काफी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिस कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब से जो है हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को हम कंटिन्यू करें। तो प्लेटो के सद्गुण को हम आज कवर करेंगे। पूरा जो सिद्धांत जो है ये कॉन्सेप्चुअल सिद्धांत है। इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा जितने भी लोग मेंस के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए हमने एक सीरीज चालू की थी, जिसमें मैं यूट्यूब के कम्युनिटी में जो है कुछ क्वेश्चन डेली दे रहा था, जिसमें वर्तमान में सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हर शाम को जो है शाम को 6 बजे जो है उसमें मैं क्वेश्चन देता हूं। जिसको भी वो आंसर लिखना है या लिखकर अपने आंसर के लिए रिव्यू चाहिए, वो उसके लिए मैं नीचे ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं, उसमें सेंड कर सकते हैं। उसको देखकर मैं रिव्यू आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो उसमें भी जो 2-3 दिन से मैं कुछ रिव्यू नहीं बता पाता, जैसे आपको बताया था कि तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो काफी ज्यादा वो पेंडिंग हो गया है। 200-300 लगभग उसमें पेंडिंग है, जिसका आंसर मैं रिव्यू अभी नहीं दे पाया, तो उसको भी धीरे धीरे करके हम रिव्यू दे रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का सिद्धांत, जिसमें हम प्लेटो के सद्गुण के सिद्धांत को देखेंगे। तो प्लेटो ने अपने जो मुख्य रूप से आपको बताना है कि प्लेटो जो है अपने सद्गुण जो है सिद्धांत, या प्लेटो जो है अपने गुरु जिसको मानते थे, पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात। तो सुकरात ने जो है मुख्य रूप से सद्गुण को ज्ञान कहा था। यानी जो सद्गुण है वो एक प्रकार का ज्ञान है, या आप ये भी बोल सकते हैं ज्ञान को ही सद्गुण कहा था। सेम कॉन्सेप्ट प्लेटो ने भी अपना जारी रखा, क्योंकि वो जो है उन्हीं के गुरु थे जो सुकरात थे। तो सुकरात के जो विचार थे उसको ही प्लेटो ने आगे बढ़ाया, और ज्ञान को इन्होंने भी सद्गुण ही कहा। लेकिन जो मेन रूप से इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया है वो उनकी बुक थी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने ये सद्गुण के सिद्धांत को प्लेटो ने बताया है। तो प्लेटो जो है मुख्य रूप से जो बोलते हैं 4 सद्गुण की बात करते हैं। प्लेटो बोलते हैं मुख्य रूप से 4 सद्गुण होते हैं। पहला सद्गुण जो बात कर रहे हैं वो होता है विवेक। दूसरे सद्गुण की बात किया उन्होंने साहस। तीसरा उन्होंने बोला संयम, और चौथा उन्होंने बताया है न्याय। तो प्लेटो जो बोलते हैं, प्लेटो का कहना है कि 4 प्रकार के सद्गुण होते हैं, विवेक, साहस, संयम, न्याय। आप सद्गुण को अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो सद्गुण किसे को बोला जाता है? ऐसा गुण जो कि सर्वश्रेष्ठ हो उसको बोलते हैं सद्गुण। तो उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के सद्गुण होते हैं, विवेक, साहस और संयम और न्याय। ठीक है, जिसमें से न्याय को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण बताया है। लेकिन ये न्याय जो होता है ये इन 3 सद्गुण पर निर्भर करता है कि न्याय कैसा होगा, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो इन्होंने बोला कि जो विवेक, साहस, संयम और न्याय है, ये व्यक्ति में 4 सद्गुण होते हैं, जिसमें न्याय सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण होता है, जो कि डिपेंड करता है ऊपर के 3 सद्गुण में। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 सद्गुण है इसी को उन्होंने बोला है मानव के आत्मा। मानव की आत्मा के 3 तत्व। जो ऊपर के 3 सद्गुण हैं उन्होंने इसको मानव की आत्मा के 3 तत्व का है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विवेक, साहस और संयम है ये मानव की आत्मा के 3 तत्व हैं, और ये हर मानव में ये 3 सद्गुण पाए ही जाते हैं। लेकिन इनकी मात्रा हर मानव में अलग अलग होती है। हो सकता है किसी मनुष्य में विवेक का गुण ज्यादा हो, किसी मनुष्य में साहस का गुण ज्यादा हो, किसी मनुष्य में संयम का गुण ज्यादा हो। लेकिन ये तीनों गुण जो है हर मनुष्य में पाया जाता है। ये हर मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व है जो कि उसमें पाई जाएगा, भले इनकी मात्रा जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर इन्हीं 3 जो तत्व के आधार पर, या इन्हीं 3 सद्गुण के आधार पर प्लेटो ने राज्य को 3 भागों में बांट दिया, 3 वर्गों में बांट दिया है। तो पहला वर्ग जो है उन्होंने बोला कि ऐसा व्यक्ति जिसमें विवेक ज्यादा हो, यानी बुद्धि ज्यादा हो, वो व्यक्ति शासक वर्ग के अंतर्गत आएगा। यानी जिस व्यक्ति पर विवेक का गुण या विवेक का सद्गुण ज्यादा है वो व्यक्ति शासक वर्ग के अंतर्गत आएगा। यानी जिसका काम होगा पूरी तरीके से शासन करना। दूसरा बोला जिस व्यक्ति में साहस का गुण ज्यादा होगा, यानी जो व्यक्ति साहसी ज्यादा होगा, निर्भीक होगा, उस व्यक्ति को सैन्य वर्ग में रखा जाएगा। यानी उस व्यक्ति का काम क्या होगा? सेना से संबंधित कार्य करना, यानी दूसरों की रक्षा करना, जो साहसी होगा।
और तीसरा उन्होंने बोला जिस व्यक्ति में संयम का गुण ज्यादा होगा उसको रखा जाएगा उत्पादक वर्ग में। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि परिश्रम ज्यादा कर सके और अपने फल की चिंता किए बिना परिश्रम करते रहे, अपने मन में संयम रखे रहें, ठीक है। जिसका फल जैसे तुरंत परिश्रम करने से तो फल नहीं मिलता, उसका फल थोड़ी देरी से मिलता है, तो उसके लिए संयम का गुण होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति को उत्पादक वर्ग में रखा जाएगा, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए या व्यापारी वर्ग हो गया, ये सब उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यहाँ पर यानी लाभ जो मिलता है वो थोड़ा देरी से मिलता है, जरूरी नहीं कि लाभ हर समय मिलता ही रहे, हो सकता है कभी मिले कभी ना मिले, इसके लिए उनको संयम रखना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं उत्पादक वर्ग। यानी उन्होंने इन 3 गुणों के आधार पर पूरे राज्य को 3 वर्गों में बांट दिया, शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन उनके सामने उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर किस व्यक्ति में विवेक का गुण ज्यादा है, किस व्यक्ति में साहस का गुण ज्यादा है और किस व्यक्ति में संयम का गुण ज्यादा है, ये कैसे पता चले। तो इसके लिए उन्होंने दिया सिद्धांत शिक्षा का। शिक्षा का सिद्धांत उन्होंने आगे बताया। तो शिक्षा का सिद्धांत उन्होंने इसलिए दिया ताकि हम ये डिसाइड कर सके किस व्यक्ति को हम शासक वर्ग में रखें, किस व्यक्ति को हम सैन्य वर्ग में रखें और किस व्यक्ति को उत्पादक वर्ग में रखें। यानी किस व्यक्ति में विवेक का गुण ज्यादा है, किस व्यक्ति में साहस का गुण ज्यादा और किस व्यक्ति में संयम का गुण ज्यादा है, इसको पता लगाने के लिए उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला शिक्षा जो है हर व्यक्ति को 3 चरण में शिक्षा मिलेगी, ठीक है। जो शिक्षा है वो 3 चरण में मिलेगी। पहली जो शिक्षा होगी वो होगी 0 से 6 वर्ष की आयु तक, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है तब से लेकर उसकी 6 वर्ष की उम्र तक जो शिक्षा दी जाएगी वो होगा शिक्षा का पहला चरण। तो इस शिक्षा के पहले चरण में उसको जो है नैतिकता का गुण सिखाया जाएगा, जो भी बच्चा है उसको नैतिकता का गुण सिखाया जाएगा और यहाँ पर उसको कहानियां सुनाई जाएंगी, इस कहानी के माध्यम से उसके अंदर नैतिकता के गुण को जागृत किया जाएगा। तो ये सबसे पहला हो गया, सबसे पहली शिक्षा 0 से 6 वर्ष का, यानी ये शिक्षा का पहला चरण हो गया। अब जो होता है यहाँ पर शिक्षा का दूसरा चरण आता है जो कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक जाएगा, ठीक है। ये शिक्षा का दूसरा चरण है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से शिक्षा दी जाएगी संगीत की शिक्षा। दूसरा होता है शारीरिक विज्ञान की शिक्षा। शारीरिक विज्ञान यानी आप कह सकते हैं व्यायाम, योग, ये सब सिखाया जाएगा। गणित की शिक्षा, तो ये सब शिक्षा जो है शिक्षा के दूसरे चरण में दिया जाएगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के लिए। क्लियर है। तो ये शिक्षा 0 से 6 वर्ष सभी बच्चों के लिए, 6 से 18 वर्ष की आयु तक के लिए भी ये शिक्षा सभी के लिए। अब यहाँ पर जब संगीत, शारीरिक विज्ञान और गणित इन सब का जब पूरा ज्ञान उनको दे दिया जाएगा, इसके बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जो परीक्षा में सफल होगा यानी वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, तो वो उसको आगे भेजा जाएगा। लेकिन जो शिक्षा जो इसमें फेल हो जाएगा वो बच्चे का ये माना जाएगा कि उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु में जो शिक्षा प्राप्त किए हैं और उसमें वो फेल हो जा रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, वो बच्चे को भेज दिया जाएगा उत्पादक वर्ग में। यानी उनमें जो है उत्पादक वर्ग का वो बच्चे काम करेंगे, क्योंकि उनमें उच्च शिक्षा या सैन्य गुण उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे बच्चों को भेज दिया जाएगा उत्पादक वर्ग में। क्लियर है। वो करेंगे किसान, मजदूर या आगे चलकर वो जो है व्यापारी बन सकते हैं, ठीक है। तो इन ऐसी ये शिक्षा से हमको ये पता चल गया कि उनमें साहस और विवेक से संबंधित गुण उपलब्ध नहीं है या उनकी मात्रा बहुत कम है, इसी के लिए वो क्या है उत्पादक वर्ग में चले गए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 से 18 वर्ष के बाद 18 से 20 वर्ष तक की आयु में सैन्य शिक्षा दी जाएगी। ये सैन्य शिक्षा दी जाएगी। अब ये अभी तीसरा चरण चालू नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल 18 से 20 वर्ष की आयु तक सैन्य शिक्षा दी जाएगी। यानी जो भी बच्चे यहाँ से पास होकर आए हैं अब उनको सैन्य शिक्षा दी जाएगी। और 20 वर्ष की आयु में जब ये आ जाएंगे तो उसके बाद एक आगे की उच्च शिक्षा यानी शिक्षा का तीसरा चरण जो चालू होगा, उसके लिए वो बच्चा वैलिड है कि नहीं उसके लिए सैन्य शिक्षा दी गई। अब सैन्य शिक्षा के बाद जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं, उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजन किया जाएगा।
अब जो व्यक्ति उस प्रतियोगी परीक्षा को पास करेगा वो यहाँ पे तीसरे चरण की शिक्षा प्राप्त करेगा, और जो बच्चा इस प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो जाएगा उसको, क्योंकि वो सैन्य शिक्षा प्राप्त कर चुका है, इसी के लिए उसको रख दिया जाएगा सैन्य वर्ग में। यानी वो व्यक्ति करेगा सैन्य वर्ग का काम, क्योंकि उसके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो वैलिड नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में वो फेल हो गया है। अब यहाँ पर तीसरा चरण जैसे ही चालू होगा, ये भी दो भागों में बटा हुआ है तीसरा चरण। पहला चरण जो है तीसरे यानी तीसरा चरण का जो पहला उपभाग है वो 20 से 35 वर्ष तक का रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा 35 से 50 वर्ष। तो जो 20 से 35 वर्ष का शिक्षा रहेगा ये उच्च शिक्षा का पहला चरण होगा। इसमें जो है जितने भी शिक्षा रहती है जो कि शासक वर्ग की रहती वो सिखाई जाएगी। अब 20 से 35 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक पेपर लिया जाएगा। अगर उस पेपर में जो उत्तीर्ण हो जाता है वो आगे चला जाएगा अगले शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जो फेल हो जाता है उसको जो है यहाँ पर राज्य के उच्च अधिकारी के पद प्राप्त होंगे। यानी जो राज्य के अंतर्गत अधिकारियों के पद होते हैं वो प्राप्त होगा, जो कि 20 से 35 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन वो फेल हो जाएगा, आगे की शिक्षा के लिए वैलिड नहीं रहेगा, उसको मिलेगा राज्य के अंतर्गत उच्च पद जो अधिकारी लोग के होते हैं। और जो 35 से 50 वर्ष तक की आयु में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वैलिड पाया जाएगा, अब वो 50 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा ग्रहण करेगा और उसके बाद वो बन जाएगा शासक। यानी इस अधिकारियों के ऊपर के जो पद होते हैं जो पूरे राज्य को नियंत्रित करते हैं वो बन जाएगा शासक। ठीक है, यानी एक शासक के पास अधिकारियों को नियंत्रित करने के भी गुण रहेंगे क्योंकि उन्होंने ये भी शिक्षा प्राप्त की है, सेना को नियंत्रित करने के गुण रहेंगे क्योंकि उन्होंने सैन्य शिक्षा भी प्राप्त की है, और जो उत्पादक वर्ग है उनको भी नियंत्रित करने के गुण रहेंगे क्योंकि उसने उत्पादक वर्ग की भी परीक्षा पास की है। यानी ऐसा व्यक्ति शासक बनेगा जिसके पास तीनों जो बाकी वर्ग हैं पूरे वर्ग को नियंत्रित करने के गुण मौजूद हो। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा के सिद्धांत के तहत हमको ये पता चल गया कि कौन सा व्यक्ति में विवेक का गुण ज्यादा है वो शासक वर्ग के अंतर्गत आ गया, जिसमें साहस के गुण ज्यादा है वो सैन्य वर्ग के अंतर्गत आ गया, और जिनमें संयम के गुण ज्यादा है वो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आ गया। ये हमको शिक्षा के सिद्धांत से स्पष्ट हो गया। अब अगर व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति के गुण डिसाइड हो गए, किसको शिक्षा में इंटरेस्ट था किसको नहीं था, यहां पर सब डिसाइड हो गया। तो अगर व्यक्ति को जिसमें जो संयम का गुण ज्यादा था वो उत्पादक वर्ग का कार्य करने लगा, यानी उस व्यक्ति को अपने गुण के अनुरूप कार्य मिल गया। जिसमें साहस का गुण ज्यादा था वो सैन्य कार्य करने लगा, क्योंकि वो 18 से 20 वर्ष में सैन्य शिक्षा में के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसको यहाँ पर सैन्य वर्ग में काम किया क्योंकि उसका गुण साहस का था। और तीसरा जो है विवेक का गुण जिसके पास था वो साहस शासक वर्ग के अंतर्गत आ गया। यानी हर व्यक्ति को अपने गुणों के अनुरूप कार्य मिल गया। तो हर व्यक्ति को अपने गुणों के अनुरूप कार्य मिल गया, इसी को बोला जाता है व्यक्तिगत न्याय। ठीक है, जो कि सद्गुण का चौथा पार्ट है, व्यक्तिगत न्याय। हर व्यक्ति को अपनी गुणों के अनुरूप कार्य मिल जाना ये कहलाएगा व्यक्तिगत न्याय। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो चौथा सद्गुण है न्याय, वो कोई बाहरी तत्व नहीं है बल्कि हमारे शरीर का आंतरिक तत्व ही है। यानी जिस व्यक्ति का जो गुण था उसके अनुरूप उसको कार्य मिल गया, उसको बोलेंगे हम व्यक्तिगत न्याय। तो हर व्यक्ति को जब अपने गुणों के अनुरूप कार्य मिल गया तो हर व्यक्ति अपने जो कर्तव्य है, जो उसके अंतर्गत जो उत्पादक वर्ग होगा उसका अलग कर्तव्य होगा, जो सैन्य वर्ग का व्यक्ति होगा उसका अलग कर्तव्य होगा, और जो शासक वर्ग का व्यक्ति होगा उसका अलग कर्तव्य होगा। तो हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुरूप कार्य करेगा तो उसको अपने कार्य करने में खुशी मिलेगी, अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरीके से करेगा, जो भी समाज के प्रति उसका कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से पालन करेगा। तो जब व्यक्तिगत न्याय स्थापित हो जाएगा, हर व्यक्ति को अपने गुणों के अनुरूप कार्य मिल जाएगा, तो इससे सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। तो व्यक्तिगत न्याय क्या हुआ? जब व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुरूप अपने गुणों के अनुरूप कार्य मिल गया। तो जब व्यक्ति अपने गुणों के अनुरूप कार्य करेगा तो अपने कर्तव्यों का जो समाज के प्रति उसके कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से पालन करेगा, तो समाज में भी एक न्याय स्थापित हो जाएगा। उसी को हम सामाजिक न्याय बोले हैं, या हम सोशियोलॉजी की भाषा में बोलेंगे सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि यहाँ पर सभी व्यक्ति को अपने गुणों के अनुरूप कार्य मिल गया। तो आप बोल सकते हैं न्याय दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय की पूर्ति के बाद ही हम समाज में न्याय स्थापित कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही था पूरा प्लेटो का सद्गुण, जिसमें आपको बताना है सद्गुण जो है
वो 4 प्रकार के हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय। जिसमें विवेक, साहस, संयम जो होता है वो मानव की आत्मा के 3 तत्व है। जब मानव की आत्मा के 3 तत्व के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब इन वर्गों में कौन कौन से व्यक्ति जाएंगे उसके लिए उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया है, जिसको 3 चरण में बांटा है उन्होंने। और इस शिक्षा के सिद्धांत के बाद हमको वर्गों का डिसाइड हो जाएगा, कौन सा व्यक्ति कौन से वर्ग में जाएगा। तो हर व्यक्ति को उसके गुणों के अनुरूप कार्य मिल जाएगा तो व्यक्तिगत न्याय स्थापित होगा। और जब व्यक्ति अपने न्याय उसको अपने गुणों के अनुरूप कार्य मिल जाएगा, अपने कार्य में खुशी से कार्य करेगा और समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य उसका पालन करेगा तो सामाजिक न्याय भी स्थापित हो जाएगा। इसको प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत भी कहा है। ठीक है, तो यही है पूरा सद्गुण का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको ये पूरी चीजें, आपको अगर बड़े क्वेश्चन में आया तो पूरी चीजें बताना पड़ेगा, 4 नंबर में आया तो आपको ये वर्गों तक बताना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, उनकी बुक का नाम रिपब्लिक है जिसमें उन्होंने ये पूरे सिद्धांत दिए, ये भी आपको बताना है। और इनके गुरु सुकरात थे जिन्होंने बोला था ज्ञान ही सद्गुण है या सद्गुण ही ज्ञान है, जिसको प्लेटो ने आगे चलकर वही उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ा और इन्होंने भी ज्ञान को ही सद्गुण कहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।